हाय, वेलकम यू ऑल टू चैम्पियंस इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, फिफ्थ की क्लास में हम लोग 82 तक डिस्कस कर लिए हुए थे इडियम्स एंड फ्रेज। आज हम लोग 83 से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा पहला इडियम है आज का, दैट इज कट ए सॉरी फिगर। कट ए सॉरी फिगर का मतलब होता है अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना, या फिर टू गिव ए पुअर शो। टू गिव ए पुअर शो का क्या मतलब? टू गिव ए पुअर शो का मतलब कि खराब प्रदर्शन करना। कहीं पे आप खराब प्रदर्शन किए, अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाए, तो उसके लिए हम लोग कट ए सॉरी फिगर यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे फिगर का मतलब किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, किस सेंस में फिगर का यूज़ हो रहा है। फिगर का मतलब एपीरियंस के सेंस में, ठीक ना, छवि के सेंस में। सॉरी का मतलब तो आप लोग जानते ही है, दुखद होता है या अपमानजनक होता है। ठीक, कट का मतलब यहाँ क्रिएट करने से है कि कहीं पे आप अपमानजनक या फिर दुखद छवि बनाए। समझे ना बात को? तो वहाँ पे इसका जो इडियोमेटिक मीनिंग है, दैट इज़ टू गिव ए पुअर शो, या फिर अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। मतलब कि अपना जो वहाँ पे एफर्ट लगाए उसके वजह से आप बहुत अच्छा प्रभाव नहीं बना पाए, तो दैट इज कट ए सॉरी फिगर। कट मीन्स यहाँ पे क्रिएट करने से है, सॉरी मीन्स अपमानजनक दुखद बोल सकते हैं, फिगर का मतलब छवि से है। तो कहीं पे आप अपमानजनक या दुखद छवि बनाए, मतलब आप पुअर शो दिए वहाँ पे। समझ गए? सेंटेंस भी हम फ्रेम कर सकते हैं। क्या सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं? ही कट ए सॉरी फिगर ड्यूरिंग द इंटरव्यू ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन। समझ गए? ही कट ए सॉरी फिगर ड्यूरिंग द इंटरव्यू ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन। तैयारी की कमी के कारण उसने इंटरव्यू में क्या किया? उसने इंटरव्यू में, मतलब ही कट ए सॉरी फिगर मतलब उसने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। ही गेव ए पुअर शो। समझ गए बात को? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो आपके इडियम है, दैट इज कट बोथ वेज। कट बोथ वेज का क्या मतलब होता है? दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड। मतलब कि दोनों साइड तुम आर्ग्यू कर रहे हो, दोनों साइड के फेवर में आर्ग्यू कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कट बोथ वेज। समझ गए बात को? कट का मतलब यहाँ पे अफेक्ट करने से है। समझ गए? और बोथ मीन्स दोनों। वेज का मतलब कि भाई, वेज का वैसे लिटरल मीनिंग रास्ता भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक ना। या फिर यहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव के सेंस में यूज़ हो रहा है कि तुम मान के चलो कोई एक चीज़ है और उसके मेरिट के बारे में भी बात कर रहे हो तुम, उसके डिमेरिट के बारे में भी बात कर रहे हो, तो उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग तुम बात कर रहे हो, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हो, मीन्स यू आर कटिंग बोथ वेज। समझ गए ना? दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, ठीक ना। दोनों तरह से तुम वेज का मतलब, तो जैसे बोलते हैं ना यार, उसका वेज अलग है, मतलब उसके पर्सपेक्टिव अलग है, ठीक ना, उसके तरीके अलग हैं। तो कट बोथ वेज, दोनों तरह से अफेक्ट करना, तो दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, ये इसके मीनिंग होते हैं। जैसे हम सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्या सेंटेंस बना सकते हैं? हिज आर्ग्यूमेंट्स अबाउट सोशल मीडिया कट बोथ वेज, इट हैड बोथ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। मतलब सोशल मीडिया पे जो उसकी आर्ग्यूमेंट्स थे, उसने भाई दोनों साइड से बातें रखी, जैसे इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों को उसने बताए, ठीक ना। और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हिज स्टेटमेंट कट्स बोथ वेज, मतलब कि उसके जो स्टेटमेंट है ना भाई, उसके स्टेटमेंट में दोनों चीज़, मेरिट डिमेरिट दोनों की वो बात कर रहे हैं। समझ के बात को? दैट इज कट बोथ वेज। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है कोई असर ना डालना, या फिर टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। कट नो आइस, देखो ये आइस कट करने की बाजू हो रही है यहाँ पे। ये थोड़ा सा ये पहले भी समझाए हुए थे कि आइस को काट के रास्ता बनाने की बात की जा रही है। तो कोई एक इक्विपमेंट है जो, मतलब जब बर्फ़ को काट के रास्ता बनाया जाता था, तो कोई इक्विपमेंट था, उपकरण अगर लाया जाता था, और उस इक्विपमेंट की मदद से बर्फ़ को ढंग से काट नहीं पाता था, तो वहाँ से फिर ये फ्रेज़ बना हुआ, वहीं से ये इडियम बने हुए हैं। समझ गए ना बात को? तो वहीं से ये इडियम बने हुए हैं। जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, हीज एक्सक्यूजेस कट नो आइस विद द टीचर। मतलब कि उसके जो एक्सक्यूजेस था ना भाई, उसका टीचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, ठीक ना। वो टीचर के ऊपर इंप्रेशन बनाने में फेल हो गए अपने एक्सक्यूज के थ्रू, ठीक। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, द स्पीच कट नो आइस विद द ऑडियंस एज दे वर अनइंटरेस्टेड। मतलब कि भाई स्पीच का ऑडियंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, एज दे वर अनइंटरेस्टेड। समझ के बात को? दैट इज कट नो आइस। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपके यहाँ पे इडियम लिखे हुए, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। मतलब कि भाई अपने कपड़े के हिसाब से भाई अपना कोट बनवाना। समझ गए ना? जितने आपके पास कपड़े हैं उस हिसाब से अपना कोट बनवाना, मतलब अपनी आय के अनुसार व्यय करना। यहाँ पे लिखे हुए वो इंग्लिश में मीनिंग, टू लिव विद इन वंस मीन्स। मतलब कि भाई जितने आपके मीन्स हैं, जो आपके साधन है, उसी के अनुसार जीवन यापन करना। समझ गए? टू लिव विद इन वंस मीन्स। मीन्स का मतलब साधन भी होता है, और मीन्स का मतलब तरीके भी होते हैं। क्लियर है?
मीन्स के दोनों मीनिंग होते हैं। इसके पीछे ग्रामर के रूल्स भी हैं, लेकिन छोड़ो, अभी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ का मतलब अपनी आय के अनुसार व्यय करना है। समझ गए बात को। जैसे हम सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हैं, क्या फ्रेम कर सकते हैं, यू मस्ट कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ इफ़ यू वांट टू सेव मनी। अगर तुम पैसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने संसाधनों के अनुसार खर्च करना होगा। यू मस्ट कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ इफ़ यू वांट टू सेव मनी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो आपके इडियम है दैट इज डांस टू वंस ट्यून। ठीक ना। डांस टू वंस ट्यून का मतलब हुक्म का पालन करना, ऑबेइंग वंस ऑर्डर्स। समझ गए बात को। ऑबेइंग वंस ऑर्डर्स। डांस टू वंस ट्यून्स का मतलब, डांस टू वंस ट्यून का मतलब ऑबेइंग वंस ऑर्डर्स। मतलब कि भाई ट्यून के हिसाब, किसी के ट्यून के हिसाब से नाचना, जैसा वो ट्यूनिंग बजा रहा हो उस हिसाब से नाच रहे हो। इसका मतलब जो भी वो हुक्म दे रहा हो उसको तुम ऑबे कर रहे हो, उसका पालन कर रहे हो। जो भी ऑर्डर दे रहा हो उसको ऑबे कर रहे हो, उसका पालन कर रहे हो। समझ गए। तो ईजी है, याद हो जाएंगे। सेंटेंस देखो हम बना सकते हैं यहाँ पे, ही ऑलवेज डांसेस टू हिज फादर्स ट्यून एंड नेवर मेक्स हिज ऑन डिसीजन। ही ऑलवेज डांसेस टू हिज फादर्स ट्यून एंड नेवर मेक्स हिज ऑन डिसीजन। मतलब वो हमेशा पिता की बात मानता है, पिता के बातों का पालन करता है और कभी भी मतलब खुद डिसीजन नहीं लेता है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट जो इडियम है दैट इज डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए। ठीक ना। वन हू विंस अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब कि भाई उसकी उम्मीद नहीं थी और वो जीत गया, तो उसको हम लोग डार्क हॉर्स बोलते हैं। ठीक। ये जो इडियम है, ये इडियम जो आया हुआ है ये हॉर्स रेसिंग से आया हुआ है, जिसमें कोई घोड़ा होता है, वो घोड़ा शुरुआत में आगे नहीं होता है। ठीक ना। और फिर बाद में सडन वो घोड़ा जीत जाता है। ठीक। तो उसको डार्क हॉर्स बोला जाता है। ठीक। डार्क का मतलब यहाँ अननोन से है, मिस्टीरियस से है। समझ गए ना। तो डार्क हॉर्स ध्यान में रखना, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए। सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्या सेंटेंस बना सकते हैं, नोबडी एक्सपेक्टेड दैट द यंग प्लेयर टू विन, ही वॉज ए रियल डार्क हॉर्स। नोबडी एक्सपेक्टेड द यंग प्लेयर टू विन, ही वॉज ए रियल डार्क हॉर्स। मतलब कि उस यंग प्लेयर के बारे में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो जीतेगा। वो क्या था भाई, वो असली डार्क हॉर्स था। समझ गए। नेक्स्ट आपके इडियम है डेड लेटर। डेड लेटर का क्या मतलब होता है, डेड लेटर का मतलब होता है कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है। ए लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड। ठीक ना। कोई लॉ या फिर ऑर्डिनेंस, लॉ हम लोग किसको बोलते हैं, लॉ हम लोग कानून को बोलते हैं, और ऑर्डिनेंस का मतलब आदेश होता है। कोई एक ऑर्डिनेंस या कोई एक लॉ जो मतलब कि कभी लागू था अभी लागू नहीं है वो। समझ गए बात को। ऐसा कानूनी आदेश जो अब लागू नहीं है, दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड। ठीक ना। कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, तो उसको हम लोग डेड लेटर बोलते हैं। देखो ये जो इडियम है ना, ये यहाँ से आया हुआ है। ठीक ना। डाक सेवा से लिया गया है, ये पोस्टल सर्विसेज से लिया गया है। ठीक ना। उसमें जो भी पत्र होते थे ना, जो भी लेटर होते थे, जो मतलब सही जगह डिलीवर नहीं हो पाते थे, वो पते पे नहीं पहुँच पाते थे लेटर, तो उस लेटर को वो मतलब जो एम्प्लॉई होते थे, ठीक ना, डाक सेवा में, वो उसको डेड लेटर बोलते थे। तो वहीं से ये डेड लेटर आया हुआ है। ठीक। पोस्टल सर्विस से। ठीक। कानून जो कभी लागू था पर अब लागू नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेड लेटर बोलेंगे। ठीक। सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्या सेंटेंस बना सकते हैं, दैट ऑल टैक्स लॉ इज नाउ, दैट ओल्ड टैक्स लॉ इज नाउ ए डेड लेटर एंड इज नॉट इन्फोर्स्ड एनी मोर। ऐसे करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, दैट ओल्ड टैक्स लॉ इज नाउ ए डेड लेटर एंड इज नॉट इन्फोर्स्ड एनी मोर। मतलब कि वो जो पुराना सा ओल्ड टैक्स लॉ था, वो अब क्या भाई, डेड लेटर है, वो अब इन्फोर्स नहीं है। समझ गए ना। मतलब वो अब लागू नहीं है। ठीक। और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, द रूल अगेंस्ट यूजिंग मोबाइल फोन्स इन स्कूल हैज़ बिकम ए डेड लेटर। मतलब कि भाई स्कूल में जो मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करने के अगेंस्ट जो लॉ बनी हुई थी, वो क्या है, अब डेड लेटर है। मतलब वो अब सही ढंग से लागू नहीं है। ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो आपके इडियम है दैट इज डेमोक्लीज स्वॉर्ड। ठीक ना। डेमोक्लीज स्वॉर्ड, इसका हिस्टोरिक रेफरेंस है। पहले तो इसका मीनिंग समझो, डेमोक्लीज स्वॉर्ड का क्या मतलब है। एक सेकेंड रुकना। डेमोक्लीज स्वॉर्ड में सिर पे मंडराता खतरा। समझ गए बात को। कांस्टेंट थ्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि भाई कांस्टेंट थ्रेट है, लगातार रहने वाला खतरा है। कांस्टेंट का मतलब लगातार के सेंस में, तो लगातार रहने वाला जो खतरा, उसको हम लोग डेमोक्लीज स्वॉर्ड बोलते हैं। इसका देखो हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है, कि ये जो मुहावरा ये ग्रीक मतलब कथा से लिया गया है, जहाँ पे डेमोक्लीज के सिर पे ऊपर एक बाल से बंधी हुई तलवार लटकी हुई थी। समझ गए ना। जो सत्ता में रहने वालों के निरंतर खतरे का प्रतीक था। क्लियर। तो वहीं से ये इडियम बने हुए हैं। समझ गए। मतलब डेमोक्लीज के सिर के ऊपर एक बाल से बंधी हुई तलवार लटकी हुई थी, जो भी पावर में रहता था उसके ऊपर एक निरंतर खतरे का प्रतीक था, कि भाई हमेशा तुम्हारे ऊपर खतरे हैं। समझ गए बात को। इस चीज़ को वो तलवार सिंबलाइज करता था। तो वहीं से ये डेमोक्लीज वर्ड बना हुआ है, सिर पे मंडराता खतरा।
कॉन्स्टेंट थ्रेट। क्लियर है? यहाँ से सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्या सेंटेंस बना सकते हैं? लिविंग इन ए वॉर जोन मीन्स कॉन्स्टेंटली हैविंग डेमोक्लिस स्वॉर्ड ओवर योर हेड। मतलब कि भाई वॉर जोन में रहने का मतलब है कि लगातार खतरे की तलवार लटकी रहना तुम्हारे सर के ऊपर। समझ गए? लिविंग इन ए वॉर जोन मीन्स कॉन्स्टेंटली हैविंग डेमोक्लिस स्वॉर्ड ओवर योर हेड। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डाई ए डॉग्स डेथ। डाई ए डॉग्स डेथ का मतलब भाई कुत्ते की तरह मरना, कुत्ते की मौत मरना। मूवी वगैरह में बोलता है ना जो विलेन होता है कि मैं तुमको कुत्ते की मौत मारूंगा, मतलब ये लज्जाजनक मौत मरना। टू डाई ए सेमफुल डेथ। समझ गए बात को? टू डाई ए सेमफुल डेथ, इसको हम लोग बोलते हैं डाई ए डॉग्स डेथ। जैसे हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, नो बडी हेल्प द ट्रेटर एंड ही डाइड ए डॉग्स डेथ। मतलब कि उस ट्रेटर की किसी ने मदद नहीं की, एंड ही डाइड ए डॉग्स डेथ, और वह अपमानजनक तरीके से मर गया। समझ गए? वह लज्जाजनक मौत मरा। ही डाइड ए सेमफुल डेथ। समझ गए ना? सेमफुल का मतलब वही लज्जाजनक के सेंस में। ठीक ना? यहाँ जो सेमफुल लिखा हुआ है इट मीन्स दिस लज्जाजनक। ठीक, इन हिंदी। तो डाई ए डॉग्स डेथ का मतलब समझ गए। नेक्स्ट आपके जो इडियम है वो है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है अपनी कार्यावधि के दौरान ही मृत्यु होना। डाई वाइल इन सर्विस, मतलब सर्विस के ड्यूरिंग ही किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाई इन हार्नेस। देखो ये हार्नेस का मतलब क्या होता है? घोड़े के ऊपर जो साज लगा हुआ होता है ना उसको भी हम लोग हार्नेस बोलते हैं। या फिर जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वर्कर लोग या एनिमल लोग काम करने के लिए, लेबर करने के लिए, तो उसको भी हम लोग हार्नेस बोलते हैं। ठीक, तो ये जो इडियम बना हुआ है ये घोड़े के मरने से ही बना हुआ है। ठीक ना? कि जब घोड़ा अपने काम के दौरान ही मर जाता था, जब उसके ऊपर हार्नेस लगाई हुआ है, वो साज सामान सारा लगाई हुआ है घोड़े के ऊपर, और उसी ड्यूरिंग वो मर गया। मतलब कि अपने काम, वो घोड़ा काम कर ही रहा था और उसी दौरान वो मर गया। ठीक, उसी ड्यूरिंग वो मर गया, उसी समय अवधि के अंदर मर गया, तो उस वहाँ से ये इडियम बने हुए हैं डाई इन हार्नेस, डाई वाइल इन सर्विस। समझ गए बात को? तो यहाँ से सेंटेंस भी बना सकते हैं, माई ग्रैंड फादर वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन एंड डाइड इन हार्नेस एट द एज ऑफ 70। मतलब कि मेरे ग्रैंड फादर एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे, एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 70। समझ गए बात को? एंड ही डाइड इन हार्नेस एट द एज ऑफ 70, मतलब कि वो काम करते हुए मर गए, वो अपने सर्विस के ड्यूरिंग ही मर गए। तो डाई इन हार्नेस का मतलब क्लियर है कि अपने सर्विस के ड्यूरिंग ही मरना। नेक्स्ट जो आपके इडियम है दैट इज डॉग इन द मैंगर। ठीक ना? मैंगर हम लोग किसको बोलते हैं? पहले तो इसके मीनिंग को समझो। डॉग इन द मैंगर का मतलब है जो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं करने देता जो उसके किसी काम का नहीं है। ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम इंजॉइंग वॉट ही कैन नॉट। मतलब कि कोई एक इंसान जो दूसरे इंसान को प्रिवेंट करता है उस चीज़ को एंजॉय करने से जो वो खुद नहीं कर सकता, उसको हम लोग डॉग इन द मैंगर बोलते हैं। समझ गए? मैंगर हम लोग उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे जानवर लोग खाते हैं। ठीक ना? या फिर मैंगर वो भी होता है, मतलब वो बना हुआ होता है ना, नादी टाइप का कुछ बना हुआ था जिसमें जानवर लोग खाते हैं, तो उसको भी मैंगर बोला जाता है। तो मान के चलो जहाँ पे जानवर लोग खा रहे हो वहाँ पे अगर कुत्ते आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, तो ना वो कुत्ता खुद खाएगा ना किसी गाय वगैरह को खाने देगा। ठीक ना? तो गाय लोगों को खाने भी नहीं देगा और खुद भी नहीं खाएगा, तो इसलिए डॉग इन द मैंगर वहीं से बना हुआ ये, जो दूसरे को उस सुख का भोग नहीं करने देता जो उसके किसी काम का नहीं होता। ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट। ठीक, सेंटेंस भी बना सकते हैं, ही नेवर रीड्स द बुक्स बट डज नॉट लेट एनीवन एल्स बोरो देम व्हाट ए डॉग इन द मैंगर। ठीक ना? ही नेवर रीड्स द बुक बट डज नॉट लेट एनीवन एल्स बोरो देम व्हाट ए डॉग इन द मैंगर। तो मतलब वो खुद किताबें पढ़ता नहीं, ठीक ना, लेकिन किसी और को उधार भी नहीं लेने देता है। मतलब कि कैसा वो डॉग इन द मैंगर इंसान है, डॉग इन द मैंगर इंसान है। नेक्स्ट आ जाओ डंकीज ईयर। देखो ये एक मिस्टेकन बिलीफ से बना हुआ है कि गधे बहुत लंबे साल तक जीते हैं, ऐसा है नहीं, या जो भी है, मतलब ये एक मिस्टेकन बिलीफ है कि गधे बहुत लंबे साल तक जीते हैं। तो डंकीज ईयर्स का मतलब काफ़ी समय बाद, ए लॉन्ग टाइम। ठीक ना? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम उसको हम लोग डंकीज ईयर बोलते हैं। ठीक, जैसे हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, डंकी का मतलब गधा होता है। ठीक, डंकीज ईयर सेंटेंस जैसे आई हैवेंट सीन हिम इन डंकीज ईयर्स, मतलब मैंने उसे कई वर्षों से नहीं देखा है। आई हैवेंट सीन हिम इन डंकीज ईयर्स। ठीक, और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, सी हैज़ बीन वर्किंग एट द सेम कंपनी फॉर डंकीज ईयर्स, मतलब वह कई सालों से उस कंपनी में काम कर रही है। समझ गए? तो दैट इज डंकीज ईयर्स। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन का मतलब मर्यादा तय करना, सेट ए लिमिट। मतलब ये लिटरली लाइन ड्रॉ करने से है। ठीक ना? मर्यादा तय करना मतलब एक लिमिट तय करना, एक लिमिट ड्रॉ करना। समझ गए? लाइन का मतलब यहाँ लिमिट से है। क्लियर है? जैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, वी नीड टू ड्रॉ ए लाइन बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। समझ गए? मतलब एक सीमा रेखा खींचने की ज़रूरत है। ठीक, और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, पेरेंट्स वुड ड्रॉ ए लाइन व्हेन चिल्ड्रन मिसबिहेव। समझ गए बात को? और भी सेंटेंस बना सकते हैं, द टीचर ड्रू ए लाइन एट चीटिंग इन एग्जाम्स। मतलब टीचर ने क्या किया भाई, एग्जाम में चीटिंग करने पे एक लाइन ड्रॉ किया।
समझ गए बात को, एक लिमिट तय किया, सेट ए लिमिट, एक लिमिट सेट किया, समझ गए कि भाई इस हद तक तुम कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, डक इन ए थंडर स्टॉर्म। देखो थंडर स्टॉर्म होता है, ये तूफान को बोलते हैं जब बिजली भी गरजती है, ठीक ना, लाइटिंग भी होती है, तो उसको हम लोग थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। तो थंडर स्टॉर्म में क्या होता है कि जो बत्तख होते हैं ना, उसकी कंडीशन बहुत मिजरेबल हो जाती है। डक का मतलब बत्तख होता है, तो डक इन थंडर स्टॉर्म मतलब तूफान में बत्तख, मतलब वो व्यथा में होता है, इन ए पेनफुल कंडीशन होता है, ठीक ना। डक इन ए थंडर स्टॉर्म का मतलब इन ए पेनफुल कंडीशन, कठिन परिस्थिति में होना, उसको हम लोग बोलते हैं। सेंटेंस भी बना सकते हैं, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही फेल्ट लाइक ए डक इन ए थंडर स्टॉर्म। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही फेल्ट लाइक ए डक इन ए थंडर स्टॉर्म, मतलब नौकरी लूज करने के बाद वो खुद को बहुत व्यथा में महसूस कर रहा था, या फिर बहुत कठिन परिस्थिति में महसूस कर रहा था खुद को, तो दैट इज डक इन ए थंडर स्टॉर्म, समझ गए। नेक्स्ट है आपके ईगल आइड। देखो ये ईगल एक पक्षी होता है जिसको हिंदी में बाज बोलते हैं, ठीक ना, और वो अपने आई साइट के लिए बहुत फेमस है। ईगल जो बर्ड है उसके मतलब कि बहुत शार्प विजन होते हैं, समझ गए ना। तो ईगल आइड का मतलब होता है तेज नज़र वाला, विद कीन आई साइट, ठीक ना, तेज नज़र या तीव्र अवलोकन शक्ति वाला जो इंसान होता है उसको भी हम लोग ईगल आइड बोलते हैं, मतलब कि जिसका ऑब्जर्वेशन मतलब कि क्या बोल सकते हैं, बहुत कीन है, बहुत तीव्र अवलोकन शक्ति है उसका, तो उसको भी हम लोग ईगल आइड बोलते हैं, ठीक, तेज नज़र वाला। जैसे हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, द ईगल आइड डिटेक्टिव फाउंड द मिसिंग क्लू, मतलब कि जो ईगल आइड डिटेक्टिव था उसने मिसिंग क्लू को खोजा भाई। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, माई टीचर इज ईगल आइड, सी नोटिस एवरी मिस्टेक, मेरी जो टीचर है वो बहुत तेज़ नज़र वाली है, वो हर गलती को पकड़ लेती है, समझ गए। द कैशियर्स ईगल आइज कॉट द फेक नोट, जो कैशियर्स के तेज़ नज़र थे उसने क्या किया भाई, कैशियर्स के जो ईगल आई थे उसने फेक नोट को पकड़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ। नेक्स्ट वीडियो में आपके ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई। देखो हम्बल पाई एक डिश था इंग्लैंड में, ठीक ना, और वो डिश जो था, वो डिश क्या था, वो डिश सस्ती मांस से बनाया जाता था, ठीक ना, और जो मज़दूर होते थे ना, जो मज़दूर काम वगैरह नहीं करते थे जिस दिन, तो उसको वही अम्बल पाई खाना पड़ता था। वो असल में उस डिश का नाम था अम्बल पाई, UMBLEPI, ठीक। तो वहीं से ये ईट हम्बल पाई बना, मतलब शर्मिंदगी झेलना या टू अपोलोजाइज, मतलब काम नहीं करोगे तो भाई तुमको अपोलोजाइज के तौर पे वो अम्बल पाई डिश खाने पड़ेंगे, समझ गए बात को। वो सस्ती मान से बनाई जाती थी, ठीक, जो निम्न वर्ग के लोग भी खाते थे, और जो मजदूर वगैरह काम नहीं करता था, ऐसे करके हम इंटरनेट पे चेक किए थे। तो दैट इज़ ईट हम्बल पाई, शर्मिंदगी झेलना, ठीक। जैसे हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, आफ्टर हिज मिस्टेक्स ही हैड टू ईट हम्बल पाई एंड अपोलोजाइज, मतलब अपनी मिस्टेक्स के बाद उसको क्या करनी पड़ी भाई, उसे शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगना पड़ा, समझ गए। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, सी हैड टू ईट हम्बल पाई व्हेन हर प्रिडिक्शन वाज रॉन्ग, ठीक ना, जब उसके प्रिडिक्शन रॉन्ग हुए तो उसको शर्मिंदगी झेलना पड़ा। नेक्स्ट लिखा हुआ ईट वंस वर्ड, ठीक ना, ये तो सिंपल है, ईट वंस वर्ड मतलब अपने शब्द वापस लेने के सेंस में, शब्द वापस लेना, टेक ए स्टेटमेंट बैक, समझ गए। एल्बो रूम, एल्बो हम लोग कोहनी को बोलते हैं, ये हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक, जो कोहनी होते हैं उसको हम लोग एल्बो बोलते हैं। और कोहनी को भाई घुमाने के लिए अगर तुम अपना कोहनी मूव करा रहे हो तो वहाँ पे सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, ठीक ना, तो इसका यूज़ होता है काम करने की स्वतंत्रता या फिर सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बो रूम बोलते हैं। तो सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, वी नीड एल्बो रूम टू वर्क एफिशिएंटली, मतलब हमें प्रभावी ढंग से काम करने के लिए भाई स्वतंत्रता की ज़रूरत है, मतलब कि भाई काम करने के लिए मुझे फ्रीडम दो अगर सही से काम करवाना चाहते हो मुझसे। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, द स्मॉल ऑफिस हैड नो एल्बो रूम फॉर एक्स्ट्रा स्टाफ, मतलब कि वो जो छोटा कार्यालय था उसमें अतिरिक्त एक्स्ट्रा स्टाफ के लिए जगह नहीं थी, समझ गए बात को। तो सफिशिएंट स्पेस होने के सेंस में भी हम लोग एल्बो रूम यूज़ करते हैं, या फिर किसी को कोई काम करने के लिए भाई सफिशिएंट फ्रीडम दो, ठीक ना, तभी उस चीज़ में क्रिएटिविटी आ पाती है। जैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, दिस न्यू जॉब गिव्स मी मोर एल्बो रूम फॉर क्रिएटिविटी, समझ गए बात को, ये जो नया जॉब है मेरा वो मुझे ज़्यादा एल्बो रूम देता है, काम करने की स्वतंत्रता देता है फॉर क्रिएटिविटी, समझ गए बात को। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इन स्मोक, कोई चीज़ धुएं में ख़त्म होना, ठीक ना, कोई चीज़ बोलते यार धुआं धुआं हो गया, मतलब कि भाई कोई परिणाम नहीं निकला, कम टू नथिंग, समझ गए बात को, कम टू नथिंग। एंड इन स्मोक का मतलब धुएं में समाप्त होना, मतलब कि किसी नतीजे, बिना किसी नतीजे के समाप्त होना कोई चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं एंड इन स्मोक। सेंटेंस भी बना सकते हैं, हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्टर एंडेड इन स्मोक, मतलब उसका एक्टर बनने का जो सपना था भाई वो धुएं में मिल गया, समझ गए ना बात को, दैट केम टू नथिंग, ठीक। हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्टर एंडेड इन स्मोक। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, ऑल आर एफर्ट्स टू विन द मैच एंडेड इन स्मोक, समझ गए, मैच जीतने का हमारा सभी प्रयास क्या हो गया,
व्यर्थ हो गया, ठीक, वी केम टू नथिंग। एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट, एस्केप वंस लिप्स। लिप्स हम लोग बॉडी पार्ट्स होते हैं लिप्स, और एस्केप का मतलब क्या होता है, एस्केप मीन्स बचने के सेंस में भी एस्केप यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे एस्केप का मतलब निकल जाने के सेंस में, ठीक ना। एस्केप वंस लिप्स मतलब कि भाई तुम्हारे लिप्स से कुछ निकल गया, मतलब तुम कुछ बोल दिए, ठीक ना। स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अनइंटेंशनली कुछ बोल दिए, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था वो बोलने का, तुम बोल दिए, या अनएक्सपेक्टेडली कुछ बोल दिए, समझ गए। अनजाने में कुछ बोल देते हैं ना, उसको हम लोग एस्केप वंस लिप्स बोलते हैं, ठीक। एस्केप लिप्स का मतलब होठ हो गया, एस्केप का मतलब निकल जाना है यहाँ पे, समझ गए बात को। सेंटेंस भी बना सकते हैं, क्या सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, यार मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था, बस ऐसे ही अनजाने में मैंने बोल दिया। आई डिडंट मीन टू से दैट बट द वर्ड्स एस्केप माई लिप्स, समझ गए। आई डिडंट मीन टू से दैट बट द वर्ड्स एस्केप्ड माई लिप्स, मतलब कि मेरा ऐसा कहने का इरादा नहीं था, लेकिन शब्द मेरे मुंह से निकल गए, समझ गए। जैसे कई बार गुस्सा में हम सच बोल देते हैं, या फिर भावनाओं में सच बोल देते हैं, तो वो भी सेंटेंस बना सकते हो, द ट्रूथ एस्केप्ड हर लिप्स इन एंगर, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वन इज फेबियन पॉलिसी। नेक्स्ट वीडियो में आपके फेबियन पॉलिसी, फेबियन पॉलिसी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, सावधानीपूर्ण मंद गति नीति, डेलिबरेट स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डेलिंग डिसीजन, समझ गए ना। डेलिबरेट स्लो पॉलिसी का क्या मतलब, जानबूझकर किसी निर्णय को जो डिले करते हैं ना हम, जानबूझकर जो किसी मतलब पॉलिसी में हम डिले करते हैं, डिलिबरेट का मतलब जानबूझकर, स्लो पॉलिसी या फिर पॉलिसी ऑफ डीलिंग डिसीजंस, समझ गए बात को। डिसीजन को डिले करने की जो पॉलिसी होती है, देर करने की जो पॉलिसी होती है, नीति होती है, उसको हम लोग फेबियन पॉलिसी बोलते हैं। देखो ये जो इडियम है ना, ये एक रोमन जनरल था, जिसका नाम क्या था, पूरा नाम था क्विंटस फेबियस मैक्सिमस। वो क्या करता था कि वो युद्ध में क्या करता था कि सीधे मुकाबला नहीं करता था, वो रुक रुक के हमला करता था। जब मतलब दुश्मन को लगता था कि अब ये हमला नहीं करेगा, ठीक ना, जान के वो डिले करता था, देर करता था। जब दुश्मन को लगता था कि अभी ये हमला नहीं करेगा, फिर वो हमला कर देता था, मतलब वो जानबूझ के देर करके हमला करता था। तो वही उसका ये क्या था, फेबियन पॉलिसी था। वहीं से ये इडियम बना हुआ है, फेबियन पॉलिसी, सावधानीपूर्ण मंद गति नीति, डेलिबरेट स्लो पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ डीलिंग डिसीजन, ठीक। ऐसे हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, क्या सेंटेंस बना सकते हैं, द मैनेजर एडॉप्टेड एंड फेबियन पॉलिसी टू नेगोशिएट बेटर टर्म्स, समझ गए। द मैनेजर एडॉप्टेड ए फेबियन पॉलिसी टू नेगोशिएट बेटर टर्म्स, मतलब मैनेजर ने क्या किया कि बेहतर शर्तें तय करने के लिए फेबियन पॉलिसी का नीति अपनाया, मतलब वो जान के थोड़ा सा डिले किया चीज़ों को, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब निष्पक्ष होता है, इन एन ऑनेस्ट वे। फेयर का मतलब देखो निष्पक्ष भी होता है, फेयर का मतलब गोरा भी होता है, सुंदर भी होता है, ठीक ना। यहाँ पे फेयर का मतलब जस्ट या फिर ऑनेस्ट से है, ईमानदार से है, निष्पक्ष, फेयर। स्क्वायर देखो, स्क्वायर में क्या होते हैं, सब कुछ बराबर होते हैं, ठीक ना, सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं, मतलब कि भाई इक्वल है, वो सबके लिए समान है, निष्पक्ष है वो, इन एन ऑनेस्ट वे, समझ गए बात को। तो फेयर एंड स्क्वायर उसको हम लोग बोलते हैं ईमानदारी से, ठीक ना, इन एन ऑनेस्ट वे, ईमानदारी से। सेंटेंस भी बना सकते हैं, ही वॉन द कॉम्पिटिशन फेयर एंड स्क्वायर, उसने पूरी ईमानदारी से कॉम्पिटिशन जीता। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, वी शुड ऑलवेज प्ले फेयर एंड स्क्वायर, हमें हमेशा कैसे खेलना चाहिए, फेयर एंड स्क्वायर तरीके से खेलना चाहिए, ईमानदारी से खेलना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे फेयर सेक्स, ठीक। फेयर का मतलब क्या होता है, फेयर मीन्स जानते हो सुंदर भी होता है, फेयर लवली जानते हो ना। फेयर सेक्स मतलब नारी जाति, ठीक, नारी जाति सुंदर होती है, ठीक, कोमल होती है, सी इज ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट, ठीक ना, सुंदर कोमल, तो उसको हम लोग फेयर सेक्स से ध्यान में रखो, नारी जाति वुमेन, ठीक। सेंटेंस बनाना आसान बना लो, द फेयर सेक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी, समझ गए, नारी जाति सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, द फेयर सेक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। नेक्स्ट अपना इडियम लिखा हुआ है फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स जानते हो, फेयर का मतलब अच्छा के सेंस में, ठीक, अभी समझाए। फेयर का मतलब यहाँ पे क्या था, ईमानदार के सेंस में, यहाँ पे सुंदर कोमल, ठीक ना। फेयर का मतलब अच्छा भी होता है, फेयर वेदर फ्रेंड्स, वेदर का मतलब मौसम, ये वैसा दोस्त जो सिर्फ अच्छे मौसम में तुम्हारे साथ, मतलब मुसीबत में साथ ना आने वाले दोस्त जो होते हैं, सेल्फिश फ्रेंड हु आर विद अस, यहाँ आगे लिखा हुआ है हु आर विद अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन, वैसे दोस्त जो हमारे साथ सिर्फ कंफर्टेबल सिचुएशन में है, वो क्या होते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स, समझ के बात को, कि जो सिर्फ भाई कंफर्टेबल सिचुएशन में है हमारे साथ, ठीक। जैसे हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, क्या सेंटेंस बनाओगे, व्हेन आई लॉस्ट माई जॉब ऑल माई फेयर वेदर फ्रेंड्स डिसअपीयर्ड, मतलब जब मेरी नौकरी चली गई तो मेरे सारे जो फेयर वेदर फ्रेंड्स थे, मतलब ये दोस्त थे, वो क्या हो गए, डिसअपीयर्ड हो गए, गायब हो गए, समझ के बात को। और भी सेंटेंस बना सकते हो, ए टू फ्रेंड्स स्टेज इन टफ टाइम्स बट ए फेयर वेदर फ्रेंड लिव्स, जो एक सच्चा दोस्त होता है वो टफ टाइम में तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन जो एक फेयर वेदर फ्रेंड्स होता है, ठीक ना, मतलब ही दोस्त होता है, वो
लीव कर जाता है, चला छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, फेबियन पॉलिसी, सॉरी फैंसी प्राइस। नेक्स्ट वन इज व्हाट, फैंसी प्राइस। एक सेकेंड, फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइस का क्या मतलब है? फैंसी प्राइस का मतलब मुंहमांगी कीमत, एट एनी कॉस्ट एट डिमांडेड प्राइस। समझ के बात को, उसको हम लोग बोलते हैं फैंसी प्राइस। तो फैंसी का मतलब अत्यधिक के सेंस में भी यूज़ होता है, महंगा के सेंस में। ठीक, फैंसी प्राइस मतलब ऐसे हम इसको ऐसे याद कर दो यार, जो मान के चलो कोई फैंसी लहंगा बनाया कोई, ठीक, तो उसको उस फैंसी लहंगे के लिए क्या मिलेगा, तो फैंसी प्राइस मिलेगा उसको, मतलब मुंहमांगी कीमत मिलेगी। ठीक, ऊंची कीमत मिलेगी, एट एनी कॉस्ट एट डिमांडेड प्राइस। समझ गए बात को? जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, ही पेड ए फैंसी प्राइस फॉर दैट ओल्ड पेंटिंग। कई बार नीलामी वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे फैंसी प्राइस पे किए जाते हैं ओल्ड पेंटिंग के लिए। ही पेड ए फैंसी प्राइस फॉर दैट ओल्ड पेंटिंग, मतलब उसने उस ओल्ड पेंटिंग के लिए मुंहमांगी कीमत दी है। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा हुआ है फेदर इन द कैप, ये सेना से आया हुआ है। ठीक, फेदर इन द कैप, कि जब कोई सेना कुछ अचीव करता है, कुछ एडिशनल सक्सेस अचीव करता है, तो उसके भाई टोपी में पंख लगा दिए जाते हैं। फेदर का मतलब पंख होता है, तो फेदर इन द कैप का मतलब अच्छी उपलब्धि, एडिशनल सक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेदर इन द कैप बोलते हैं। समझ गए? सेंटेंस ले सकते हो, विनिंग द गोल्ड मेडल वॉज अ फेदर इन हिज कैप। विनिंग द गोल्ड मेडल वॉज अ फेदर इन हिज कैप। समझ गए? गोल्ड मेडल जीतना क्या था, उसके लिए एक एडिशनल सक्सेस था। ठीक, जैसे पब्लिशिंग दिस बुक बाय नीतू सिंह इज़ अ फेदर इन हर कैप, मतलब ये जो किताब है वॉल्यूम 1 जब ये नीतू सिंह पब्लिश करी, तो उसके बाद क्या हुई, तो उसे एक और उपलब्धि मिल गई। ठीक ना, एक एडिशनल सक्सेस मिल गई उनको। समझ गए? नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फेदर वंस नेस्ट। फेदर वंस नेस्ट का मतलब अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना या भविष्य के लिए जुगाड़ करना। इधर लिखा हुआ टू इन रीच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, अपने पोजीशन का एडवांटेज लेके खुद को इन रीच करना। ठीक ना, खुद को अमीर बनाना, खुद का ये धन दौलत इकट्ठा करना अपने पोजीशन का यूज़ करके। तो ये जो इडियम बना हुआ है, फेदर का मतलब जान के पंख हो गया, नेस्ट हम लोग घोंसला को बोलते हैं, फेदर का मतलब पंख हो गया। तो पक्षी अपने घोंसला को आरामदायक बनाने के लिए पंख जमा करती है, और यहाँ पे इसका यूज़ जो है धन को इकट्ठा करने के सेंस में यूज़ हो रहा है। ठीक ना, बर्ड्स लोग क्या करती है, अपने घोंसला को आरामदायक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए पंख वगैरह इकट्ठा करती है। ठीक, तो फेदर वंस नेस्ट वहीं से आया हुआ है ये इडियम। ठीक, मतलब कि अपने पोजीशन का यूज़ करके भाई कमाई करना या भविष्य के लिए जुगाड़ करना। समझ गए? भविष्य के लिए जुगाड़ करना, टू इन रीच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन। समझ गए? सेंटेंस बना सकते हो जैसे करप्ट ऑफिसर्स लोग करते हैं, द करप्ट ऑफिसर्स यूज्ड हिज पोजीशन टू फीदर हिज नेस्ट। मतलब जो करप्ट ऑफिसर था उसने क्या किया, अपने पोजीशन का यूज़ किया, अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाकर धन इकट्ठा किया। ठीक, और भी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक, मैनी पॉलिटिशियंस फीदर देयर नेस्ट इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग द पब्लिक। बहुत सारे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं कि पब्लिक को हेल्प करने के बजाय अपना भला सोचते हैं, मतलब अपने भविष्य के लिए जुगाड़ करते हैं, पैसा वगैरह इकट्ठा करते हैं। ठीक, या फिर खुद के पोजीशन का यूज़ करके खुद को इनरीच करते हैं। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ 110, दिस इज फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ का मतलब होता है टालना, टू अवॉइड, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड ए थिंग और पर्सन। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड ए थिंग और पर्सन मतलब किसी चीज़ या व्यक्ति से बचने की कोशिश करना। समझ गए ना? टू अटेम्प्ट टू अवॉइड ए थिंग और पर्सन मतलब किसी इंसान से, किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना, दैट इज़ फाइट साई ऑफ। इसको ऐसे याद रख लो यार, जो इंसान साई होता है ना, शर्मीला होता है, वो क्या करता है, चीज़ों को टालता है। ठीक ना, जैसे उसको पब्लिक स्पीकिंग करना है, कहीं पे लोगों के सामने कुछ बोलना है, ठीक ना, या किसी लड़की के ऊपर उसका क्रश है, समझ गया, और उसको क्या करना है, वो शर्मीला है, तो वो उस चीज़ को क्या करेगा, अवॉइड करेगा। ठीक ना, उससे बातें करना अवॉइड करेगा। ठीक, तो ऐसे करके सेंटेंस याद रख सकते हो, फाइट साई ऑफ। जो शर्मीले होते हैं वो क्या करते हैं, टालते हैं चीज़ों को। ठीक, सेंटेंस बना सकते हो, ही ऑलवेज फाइट्स साई ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। समझ गए? ठीक, ही ऑलवेज फाइट्स साई ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, वो हमेशा क्या करता है, पब्लिक स्पीकिंग को टालता है, पब्लिक स्पीकिंग से या सार्वजनिक रूप में बोलने से कतराता है वो। समझ गए? तो ऐसे करके याद कर दो इसको। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या हो गया, ट्रबल्ड वाटर का मतलब पानी क्या है, मतलब ट्रबल्ड है, पानी क्या है, अशांत है। अब देखो अशांत जो पानी होता है ना, अशांत पानी, उसमें मछली पकड़ना आसान होता है। फिश का मतलब यहाँ पे मछली पकड़ने से है। तो तुम ट्रबल्ड वाटर में मछली पकड़ रहे हो, तो वो मछली के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है वो। समझ गए बात को? तो तुम मछली के प्रॉब्लम का फ़ायदा ले रहे हो, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स मतलब दूसरे के प्रॉब्लम्स का एडवांटेज लेना। ठीक ना, विषम परिस्थितियों का लाभ उठाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। समझ गए? सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम पे फ़ायदा उठाते हैं। सम बिजनेसमैन फिश इन ट्रबल्ड वाटर ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। समझ गए? जैसे ही ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर बाय स्प्रेडिंग फॉल्स र्यूमर, उसने झूठा अफवाह फैलाकर
क्या किया, फ़ायदा उठाने की कोशिश की, विषम परिस्थितियों का लाभ उठाने का कोशिश किया, दैट इज़ फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखो फिश आउट ऑफ वाटर, जब पानी से बाहर मछली को निकाल देते हो तो वो क्या हो जाता है, कष्टप्रद अवस्था में चला जाता है। वन आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, कोई एक इंसान है जो अपने कंफर्टेबल प्लेस से बाहर है या अपने यूजुअल प्लेस से बाहर है, ठीक ना, जहाँ पे वो इन जनरल रहता है, जो उसका इन जनरल मतलब कि स्टेट होता है ना या कंडीशन है, उससे वो बाहर है, अपने आरामदायक स्थिति से बाहर है, समझ गए। तो उसको हम लोग फिश आउट ऑफ वाटर बोलेंगे, कष्टप्रद अवस्था में बोलेंगे, या अपरिचित या असहज स्थिति में होना भी बोल सकते हैं, ठीक ना। वही हो गया। जैसे सेंटेंस बनाओ, ही फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर इन द न्यू सिटी, वो नई सिटी में खुद को क्या कर रहा था, बहुत असहज महसूस कर रहा था या फिर कष्टप्रद अवस्था में था, समझ गए। ही वॉज फिश आउट ऑफ, ही फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर इन द न्यू सिटी, ठीक। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कोई अपने दोस्त के बिना क्या हो जाता है, कष्टप्रद अवस्था में चला जाता है, ठीक। विदाउट हर बेस्ट फ्रेंड सी वॉज ए फीस आउट ऑफ वाटर एट द पार्टी, वो पार्टी में क्या थी, अपने सबसे अच्छे दोस्त के बिना असहज महसूस कर रही थी, समझ गए ना। सी वॉज आउट ऑफ हर यूजुअल प्लेस, या फिर सी वॉज आउट ऑफ, ऐसे करके यहाँ जो मीनिंग लिखा हुआ है ना वैसा कुछ मीनिंग आएगा। यहाँ पे देखो लेक्स क्या लिखा हुआ है, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फ्लाई का मतलब तो मक्खी होता है, दिस यू नो, और ऑइंटमेंट का मतलब क्या होता है, ऑइंटमेंट हम लोग मलहम को बोलते हैं, ऑइंटमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, मलहम को बोलते हैं। तो एक चीज़ बताओ, जब मलहम में मक्खी चली जाती है, पहले उसका मीनिंग पढ़ो। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब असुविधा या फिर ए स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, मतलब कोई एक छोटा सा अनप्लीजेंट चीज़ है, असुखद चीज़ है, और जो किसी चीज़ के मज़ा को ख़राब कर रहा है, ठीक ना, किसी चीज़ के मज़ा को ख़राब कर रहा है, किसी चीज़ के एंजॉयमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब बाधा डालने से है या फिर रोकने से है, ठीक ना। ए स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, दैट इज फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, मलहम को बोलते हैं। तो एक चीज़ बताओ, मलहम में अगर मक्खी चली जाती है तो क्या माना जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि भाई मतलब कि उसकी क्या बोल सकते हो, जो मतलब कि इसकी प्यूरिटी को र्यून कर दिया, मतलब इसकी जो शुद्धता है या फिर इसकी जो गुणवत्ता है उसको वो फिर ख़राब कर दिया, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, समझ गए बात को। तो फिर हम लोग असुविधाजनक फील करते हैं। सेंटेंस भी बना सकते हैं, द ओनली फ्लाई इन द ऑइंटमेंट वॉज द बैड वेदर ऑन अ ट्रिप, मतलब कि हमारी यात्रा में एकमात्र असुविधाजनक बात थी, वो था खराब मौसम। एकमात्र जो असुविधा हुई हमारी यात्रा में वो सिर्फ खराब मौसम की वजह से हुई। द ओनली फ्लाई इन द ऑइंटमेंट वॉज द बैड वेदर इन अ ट्रिप। और भी सेंटेंस बना सकते हो, क्या बना सकते हो, जैसे द पार्टी वॉज ग्रेट बट हिज रूड कॉमेंट्स वर ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मतलब ये पार्टी भाई बहुत अच्छा था, पार्टी शानदार था, लेकिन उसके जो रूड कॉमेंट्स थे दैट वाज फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मतलब कि उसकी वजह से भाई असुविधा हुई, समझ गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इडियम लिखे हुए हैं, फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब झूठी उम्मीद में खुश होना। ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश और अनफाउंडेड रीजन। ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश और अनफाउंडेड रीजन। अनफाउंडेड का मतलब बेसलेस, कोई ऐसा रीज़न जिसका कोई बेस नहीं है, ठीक ना, या खुश होने की ऐसी अवस्था, खुश होने की मूर्खों वाले रीज़न की अवस्था, मतलब कि कुछ भी सोच के तुम खुश हो रहे हो। ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीज़न, फूलिश रीज़न की वजह से खुश हो रहे हो, कुछ अनफाउंडेड रीज़न की वजह से खुश हो रहे हो, तो झूठी उम्मीद में खुश होना उसको फूल्स पैराडाइज बोलते हैं, ठीक। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग हो गया, फूल्स पैराडाइज मतलब मूर्खों का स्वर्ग, समझ गए ना। फूल्स पैराडाइज का क्या मतलब, मूर्खों का स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग। सेंटेंस बना लो, सेंटेंस क्या बना सकते हैं, बिलीविंग दैट ही कुड पास विदाउट स्टडिंग वॉज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, समझ गए। बिलीविंग दैट ही कुड पास विदाउट स्टडिंग वॉज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, कि बिना पढ़ाई की या पास होने की जो उम्मीद रखना है यह मूर्खता भरी सोच थी, ठीक ना। बिलीविंग दैट ही कुड पास विदाउट स्टडिंग वॉज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, समझ गए। नेक्स्ट आपके जो इडियम है दैट इज 40 विंग्स। 40 इज अ नंबर, और विंग्स का देखो, विंग्स का मतलब ए शॉर्ट स्लीप जो होता है उसको हम लोग विंग्स बोलते हैं। नैप का मतलब भी वही होता है, जो एक छोटी सी झपकी होती है, छोटी सी स्लीप होती है, उसको हम लोग नैप बोलते हैं, समझ गए। तो 40 विंग्स 40 झपकी लेने का मतलब तुम एक नैप ले लिए, समझ गए ना बात को, एक नैप, ठीक। जैसे सेंटेंस ले, जैसे कई बार टीचर्स लोग करते हैं हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं, टीचर्स लोग लंच के टाइम में भाई 40 विंग्स ले लेते हैं, मतलब एक छोटा सा नैप ले लेते हैं। जैसे मैनी ऑफ द टीचर्स टेक 40 विंग्स बिफोर या फिर इन द लंच, ऐसे करके हम बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब है बिना सूचना के अनुपस्थित होना। ए लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन और परमिशन। ए लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन और परमिशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच लीव बोलते हैं, समझ गए। यह फ्रांस के सैन्य परंपरा से आया हुआ है, जहाँ पे सैनिक बिना बताए चले जाते थे, समझ गए ना। फ्रांस के सैन्य परंपरा से आए हुए हैं, ठीक, मिलिट्री कस्टम से आया हुआ है, जहाँ पे
वेयर सोल्जर्स वुड लीव विदाउट नोटिफाइंग देयर ऑफिसर्स। तो वहाँ से ये आया हुआ है फ्रेंच लीव, ठीक, बिना सूचना के अनुपस्थित होना है। ए लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन और परमिशन, बिना परमिशन के या बिना इन्फॉर्मेशन के जो लीव होता है उसको हम लोग फ्रेंच लीव बोलते हैं। सेंटेंस भी बना सकते हैं, ही टूक ए फ्रेंच लीव फ्रॉम द ऑफिस ऑन फ्राइडे। उसने फ्राइडे को ऑफिस से बिना बताए हुए छुट्टी लिया। द स्टूडेंट्स वेंट ऑन ए फ्रेंच लीव ड्यूरिंग एग्जाम्स। एग्जाम्स के दौरान बच्चे बिना बताए हुए चले गए। नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा हुआ फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब क्या होता है? फ्रिंज का मतलब क्या होता है? फ्रिंज मीन्स, फ्रिंज हम लोग किनारा को भी बोलते हैं, और फ्रिंज का मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा के सेंस में यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक। किनारा को भी फ्रिंज बोलते हैं, और फ्रिंज का यूज़ यहाँ पे एडिशनल और एक्स्ट्रा के सेंस में हुआ है। फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, ठीक ना। एंड एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी के अलावा कई बार की बहुत सारे जॉब में क्या मिलते हैं, जैसे तुमको हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, बहुत सारे जॉब्स में बोनसेस वगैरह मिलते हैं, ठीक ना। तो ये सब क्या है? दीज आर व्हाट? दीज आर फ्रिंज बेनिफिट्स। समझ गए ना। जैसे सेंटेंस बना सकते हो, ए हाई सैलरी एंड फ्रिंज बेनिफिट्स मेक द जॉब अट्रैक्टिव। ए हाई सैलरी एंड फ्रिंज बेनिफिट्स मेक द जॉब अट्रैक्टिव, मतलब कि एक हाई सैलरी और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो इस नौकरी को बहुत अट्रैक्टिव बना रहा है। समझ गए। द कंपनी ऑफर्स ग्रेट फ्रिंज बेनिफिट्स लाइक फ्री मील्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, द कंपनी ऑफर्स ग्रेट फ्रिंज बेनिफिट्स लाइक फ्री मील्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब वेतन के अलावा जो एक्स्ट्रा लाभ मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हो फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब कि सिर्फ गुजारा भर, ठीक। प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, कि तुम सिर्फ इतना कमा पा रहे हो कि तुम्हारा हाथ सिर्फ अपना मुंह तक जा पा रहा है, मतलब कि भाई सिर्फ गुजारा भर जीवन यापन हो पा रहा है। समझ गए ना बात को। केवल जरूरी चीज़ों के लिए पैसा होना, कोई बचत ना होना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉम हैंड टू माउथ। प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स। प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स का मतलब वही हो गया, केवल जरूरी चीज़ों के लिए पैसा होना, कोई सेविंग्स वगैरह ना होना, दैट इज़ फ्रॉम हैंड टू माउथ, सिर्फ गुजारा भर। ऐसे हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, मैनी डेली वेज वर्कर्स लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। ये बहुत सारे जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, मतलब कि दिहाड़ी मजदूर होते हैं, वो सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए ही कमा पाते हैं। समझ गए ना, सिर्फ जरूरी गुजारा भर के लिए वो कमा पाते हैं। समझ गए, फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट लिखा हुआ गैला डे। नेक्स्ट इज व्हाट? गैला डे। ये गैला ध्यान में रखना, गैला वर्ड जो है ये सेलिब्रेशन को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ठीक। गैला का मतलब होता है, गैला का मतलब होता है ग्रैंड सेलिब्रेशन और फेस्टिविटी। इसका मतलब भव्य उत्सव, ठीक ना। तो गैला डे का मतलब भव्य उत्सव, ठीक। लिख भी लेना अलग से साइड में, आनंदोत्सव का दिन या सेलिब्रेशन डे। समझ गए, आनंदोत्सव का दिन या फिर सेलिब्रेशन डे। जैसे सेंटेंस भी बना सकते हैं, सारे इंडियन के लिए 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे है एंड विच इज़ अ गैला डे फॉर एवरी इंडियन। समझ गए ना, इंडिपेंडेंस डे इज़ अ गैला डे फॉर एवरी सिटीजन। समझ गए। और भी सेंटेंस बना सकते हो, देयर वेडिंग एनिवर्सरी इज ऑलवेज अ गैला डे। समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में गेट अवे विद। गेट अवे विद का मतलब होता है बच निकलना या टू एस्केप। बच निकलना या टू एस्केप। अवे का मतलब क्या होता है? अवे का मतलब एस्केप के सेंस में या दूर जाने के सेंस में भी हम लोग अवे यूज़ करते हैं। गेट अवे विद, इसका मतलब कि भाई भाग निकलना कहीं से, बच निकलना कहीं से, टू एस्केप, ठीक ना। टू एस्केप का मतलब कि किसी गलती या अपराध के बाद तुम बच के निकल गए, कोई क्राइम किए, ठीक ना, कोई मिस्टेक की, कोई गलती की और उसके बाद बिना पनिशमेंट के तुम निकल गए, दैट इज गेट अवे विद। समझ के बात को। जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, ही चीटेड इन द एग्जाम एंड गॉट अवे विद इट, ठीक ना। जैसे द थीप ट्राई टू गेट अवे विद द स्टॉलन ज्वेलरी, मतलब जो चोर था भाई उसने चोरी किए गहनों के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, ठीक। द थीप ट्राई टू गेट अवे विद द स्टॉलन ज्वेलरी, ठीक। पहला सेंटेंस हम बनाए थे, ही चीटेड इन द एग्जाम बट गॉट अवे विद इट, मतलब कि वो परीक्षा में नकल किया और इससे बच के भाग भी किया, ठीक। नेक्स्ट देखो इडियम लिखा हुआ है यहाँ पे, गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का मतलब काम गंभीरतापूर्वक आरंभ करना, ठीक। टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, ठीक। गेट डाउन टू मतलब तुम डाउन हो रहे हो, ठीक ना, बैठ रहे हो आराम से, तो आराम से काहे बैठोगे? किसी काम को गंभीरतापूर्वक करना है तुमको। डाउन का मतलब नीचे के सेंस में, तो तुम गेट डाउन हो रहे हो मतलब काम गंभीरतापूर्वक करना है तुमको, काम गंभीरतापूर्वक आरंभ करना। टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, किसी काम को गंभीरता से करना, इसका मतलब यही हो गया, ठीक। किसी काम को गंभीरता से करना, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। ऐसे हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस एंड स्टार्ट द मीटिंग, ठीक ना। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस एंड स्टार्ट द मीटिंग। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे सी फाइनली गेट डाउन टू स्टडिंग फॉर द एग्जाम, सी फाइनली गॉट डाउन टू स्टडिंग फॉर द एग्जाम, आखिरकार उसने परीक्षा की तैयारी गंभीरतापूर्वक शुरू कर ही दी। समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो इडियम है दैट इज गेट इन टू ए सूप।
अच्छा, सूप पीने वाला भी होता है। पहले इसका मीनिंग पढ़ो। गेट इनटू ए सूप का मतलब झंझट में पड़ना या गेट इनटू ट्रबल। गेट इनटू ट्रबल का क्या मतलब? किसी मुसीबत में पड़ना। गेट इनटू ट्रबल का मतलब मुसीबत में पड़ना। गेट इनटू ए सूप का मतलब, देखो सूप पीने वाला भी सूप होता है। तो ये जो इडियम है इस विचार पे आधारित है कि गाढ़े सूप में फंसना मुसीबत में पड़ने जैसा है। ठीक ना, कि मान के चलो तुमको सूप दे दिया पीने के लिए, वो सूप मान के चलो बहुत बीटर है, तुमको पीने में अच्छा नहीं लग रहा है, तुम उसको लेके फंस गए हो, तुम झंझट में पड़ गए हो, सूप को पीना तुम्हारे लिए झंझट हो गया। तो गेट इनटू ए सूप का मतलब झंझट में पड़ना, गेट इनटू सूप। समझ गए? तो सेंटेंस भी बना सकते हैं, ही गॉट इनटू ए सूप फॉर नॉट सबमिटिंग हिज होमवर्क। ही गॉट इनटू ए सूप फॉर नॉट सबमिटिंग हिज होमवर्क, मतलब वो अपना होमवर्क नहीं सबमिट के लिए करने के कारण वो मुश्किल में पड़ गया, झंझट में पड़ गया। समझ गए बात को? और भी सेंटेंस बना सकते हैं, बाय लाइंग टू हिज पेरेंट्स ही गॉट इनटू ए सूप, मतलब कि भाई माता पिता से झूठ बोलकर वो मुसीबत में पड़ गया। बाय लाइंग टू हिज पेरेंट्स ही गॉट इनटू ए सूप। तो गेट इनटू ए सूप का मतलब झंझट में पड़ना, मुसीबत में पड़ना, ट्रबल में पड़ना। समझ गए? नेक्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का क्या मतलब? कि गर्म पानी में गेट इनटू का मतलब फंसने के सेंस में। गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी में फंसने का क्या मतलब? समस्या में फंसना। गेट इनटू ट्रबल, ठीक ना, गेट इनटू ट्रबल सेम मतलब, लगभग सेम ही मीनिंग हो गया। गेट इनटू हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में फंसने का मतलब समस्या में फंसना। समझ गए ना, किसी समस्या में पड़ जाना, गेट इनटू ट्रबल। जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, ही गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर स्कीपिंग स्कूल, और स्कूल को स्किप करने के कारण क्या हो गया, परेशानी में पड़ गया। ही गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर स्कीपिंग स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस बना सकते हो, स्पीकिंग र्यूडली टू हिज बॉस गॉट हिम इनटू हॉट वाटर। स्पीकिंग र्यूडली टू हिज बॉस गॉट हिम इनटू हॉट वाटर, बॉस से बुरा र्यूड व्यवहार करने पर वह क्या हो गया, मुश्किल में पड़ गया। ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट ऑफ स्क्वाड फ्री। देखो ये ओ डबल एफ ऑफ जहाँ भी यूज़ होगा ना, ध्यान में रखना, ये सेपरेट होने का सेंस देगा, कोई चीज़ किसी चीज़ से अवे हो रहा है उसका सेंस देगा। ठीक ना, कोई चीज़ ख़त्म होने का भी बहुत जगह सेंस देगा तुमको, ख़त्म हो रहा है कोई चीज़, फिनिश हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, उस सब का मतलब कुल मिला के ये ओ डबल एफ ऑफ दूर होने का सेंस देगा। सेपरेट होने के सेंस में यूज़ होते हैं ऑफ, अवे होने के सेंस में, फिनिश होने के सेंस में। ठीक, ये प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझाएंगे भी। तो गेट ऑफ स्कॉट फ्री जो यहाँ वर्ड है, देखो स्कॉट का मतलब ओल्ड इंग्लिश में क्या होता था, स्कॉट का मतलब ओल्ड इंग्लिश में टैक्स और फाइन होता था। समझ गए ना, तो कोई इंसान बिना टैक्स दिए हुए निकल गया तो उसके लिए हम लोग गेट ऑफ स्कॉट फ्री ओल्ड इंग्लिश में यूज़ करते थे। लेकिन अब ये अदंडित निकल जाने के लिए भी यूज़ होता है, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, मतलब बिना पनिशमेंट के निकल गया कोई, बच के निकल गया। टू एस्केप, एस्केप का मतलब बच के निकलने के सेंस में, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट मतलब कि बिना पनिशमेंट के वो बच के निकल गया, बिना सजा के बच गया, तो उसके लिए हम लोग गेट ऑफ स्कॉट फ्री यूज़ करते हैं। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब बिना सजा पाए कोई बच के भाग गया, तो उसके लिए गेट ऑफ स्कॉट फ्री यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस बना सकते हो, जो बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग, ऐसा होता भी है, द करप्ट पॉलिटिशियन गॉट ऑफ स्कॉट फ्री बिकॉज ऑफ हर कनेक्शंस, मतलब जो करप्ट पॉलिटिशियन था वो ही गॉड ऑफ स्क्वाड फ्री बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन, अपने कनेक्शन की वजह से वो बिना सजा पाए बच गया। समझ गए? और भी सेंटेंस बना सकते हो, इवन आफ्टर ब्रेकिंग द रूल्स ही गॉड ऑफ स्क्वाड फ्री, मतलब कि भाई नियम तोड़ने के बावजूद भी वह बिना सजा के बच गया। इवन आफ्टर ब्रेकिंग द रूल्स ही गॉड ऑफ स्क्वाड फ्री। क्लियर है? नेक्स्ट देखो 125 लिखा हुआ है, गेट ऑन वंस नर्व्स। गेट ऑन वंस नर्व का मतलब क्या होता है? गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब तंग करना, टू इरिटेट और एनवाई, किसी को इरिटेट करना, किसी को एनवाई करना, दैट इज गेट ऑन वंस नर्व्स। समझ गए? नर्व जानते हो, नर्व हम लोग नस को बोलते हैं। गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब किसी की नसों पे चढ़ जाना, किसी की नसों, लिटरली जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो ये होगा, किसी की नसों पे चढ़ जाना, मतलब कि भाई तुम किसी को तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, टू इरिटेट कर रहे हो, किसी को एनवाई कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ गेट ऑन वंस नर्व्स। समझ गए बात को? टू इरिटेट और एनवाई। समझ गए? तो इरिटेट का मतलब परेशान करना, एनवाई मीन्स चिढ़ाना। ठीक ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ गेट ऑन वंस नर्व्स। समझ गए ना? और वैसे भी किसी इंसान को तुम इरिटेट करते हो, एनवाई करते हो, तो वो उसके नसों पे असर पड़ता है। जैसे तुम एनवाई होते हैं ना, परेशान होते हो, चिढ़ते हो, तो वो तुम्हारे नसों पे उसका असर पड़ता है। तो किसी के गेट ऑन वंस नर्व्स, किसी के नसों पे असर करने का मतलब उसको इरिटेट करना, उसको एनवाई करना। समझ गए? सेंटेंस भी बना सकते हैं, हिज लाउड म्यूजिक गेट्स ऑन माई नर्व्स एवरी मॉर्निंग। हिज लाउड म्यूजिक गेट्स ऑन माई नर्व्स एवरी मॉर्निंग, मतलब उसका जो लाउड म्यूजिक है वो हर सुबह मुझे एनवाई करता है, तंग करता है। समझ गए? और भी सेंटेंस बना सकते हैं, स्टॉप टॉकिंग सो मच यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, मतलब कि भाई इतनी बातें मत करो तो मुझे परेशान करो। नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा हुआ है गीबल गैबल। गीबल गैबल का मतलब मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, फुल टॉक। समझ गए बात को? गीबल का मतलब मीनिंगलेस टॉक होता है, मीनिंगलेस टॉक, जिसको बकवास बोलते हैं ना,
गीबल, गीबल का मतलब बकवास भी हो सकता है, ठीक। गैबल का मतलब होता है कि बहुत तेज़ जो अनक्लियर स्पीच होता है, ठीक, तेज़ और अस्पष्ट बोलना, उसको हम लोग गैबल बोलते हैं। गैबल का मतलब बहुत तेज़ और अस्पष्ट बोलना है, गीबल का मतलब बकवास हो गया। तो ये हम लोग गीबल गैबल यूज़ करते हैं, ये ध्यान में रखो। गीबल गैबल यहाँ से ध्यान में रखना, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप जो फुली स्टॉक होता है उसको हम लोग गीबल गैबल बोलते हैं। गीबल गैबल का मतलब मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, फुली स्टॉक गीबल गैबल। एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, द किड्स वर इंगेज्ड इन गीबल गैबल ड्यूरिंग द लेक्चर। जैसे द स्टूडेंट्स वर इंगेज्ड इन गीबल गैबल ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान क्या था, स्टूडेंट्स मूर्खतापूर्ण वार्तालाप में फुल स्टॉक में इंगेज था, समझ गए, वो बेमतलब की बातें कर रहा था, ठीक। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, स्टॉप योर गीबल गैबल एंड फोकस ऑन द वर्क एंड फोकस ऑन द स्टडी, ठीक ना। स्टॉप योर गीबल गैबल एंड फोकस ऑन द स्टडी, मतलब कि अपना बकवास बंद करो और काम पर ध्यान दो, अपना फुल स्टॉक बंद करो, अपना मूर्खतापूर्ण वार्तालाप बंद करो और काम पे ध्यान दो। नेक्स्ट लिया हुआ गिफ्ट ऑफ द गैप। गैप का मतलब क्या होता है, ठीक। गैप हम लोग बातचीत या बोलने की कला को भी बोलते हैं, टॉक और स्पीच से रिलेटेड होता है, ये वर्ड ध्यान में रखना, ये रूट वर्ड भी है। गैप का मतलब टॉक और स्पीच। वैसे अभी रूट वर्ड बता हम नहीं रहे हैं, रूट वर्ड बताएंगे तुमको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, वहाँ पे रूट वर्ड बताएंगे। गिफ्ट ऑफ द गैप ये टॉक और स्पीच को रेफर करता है, गिफ्ट ऑफ द गैप, समझ गए बात को। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की जो शक्ति होती है, कोई चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोल रहा है, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अच्छे और प्रभावी ढंग से जो बोलने की शक्ति होती है, बोलने की जो कला होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गिफ्ट ऑफ द गैप बोलते हैं। जैसे मोदी जी के पास क्या है, मोदी जी के पास गिफ्ट ऑफ द गैप है, ठीक ना। ही बिकेम ए ग्रेट पॉलिटिशियन बिकॉज ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। वो एक ग्रेट पॉलिटिशियन बने, क्यों बने, क्योंकि उनमें प्रभावशाली बोलने की कला थी, समझ गए। ही बिकेम ए ग्रेट पॉलिटिशियन बिकॉज ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, समझ गए। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, सेल्स पीपल नीड द गिफ्ट ऑफ द गैप टू सेल प्रोडक्ट्स। जो सेल्स पीपल होते हैं ना, ठीक ना, उनको क्या होना चाहिए भाई, बोलने की अच्छी कला होनी चाहिए, चतुराई पूर्वक धारापूर्वक बोलने की शक्ति होनी चाहिए, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, गिव ए पीस ऑफ माइंड। गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना, टू रिब्यूक और स्कॉल्ड, ठीक ना, टू रिब्यूक और स्कॉल्ड, गिव ए पीस ऑफ माइंड, ठीक, समझ गए। मान के चलो कि तुम अभी गुस्से में हो और जो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड है वो सामने वाले पे तुम उड़ेल दिए, मतलब तुम अभी गुस्से में है, सामने वाले पे अपना पीस ऑफ माइंड दे दिए, पीस का मतलब हिस्सा, टुकड़ा, तो जो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड है उसका एक हिस्सा सामने वाले पे रखती है, मतलब अभी तुम गुस्से में हो, सामने वाले पे भी तुम गुस्सा कर दिया, मतलब डांटना किसी को, टू रिब्यूक और स्कॉल्ड, समझ गए बात को, ठीक है। रिब्यूक का मतलब डांटना, स्कॉल्ड का मतलब फटकार लगाने के सेंस में, समझ गए। तो किसी को डांटना और फटकारना, दैट इज गिव ए पीस ऑफ माइंड, ठीक। सेंटेंस भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो, मॉम गेव मी ए पीस ऑफ हर माइंड फॉर कमिंग होम लेट, ठीक, ऐसा होता भी हमको अक्सर, ठीक। माने देर आने से घर पर, मतलब माने देर से घर आने पर मुझे खूब डांटा, ठीक। वैसे अब तो कहीं जाते ही नहीं है तो देर आने की बात ही हटो, मतलब पहले ऐसा यूजुअली होता था, ठीक। गिव ए पीस ऑफ माइंड, ध्यान में रखो, ठीक, गिव ए पीस ऑफ माइंड, मॉम गेव मी ए पीस ऑफ हर माइंड फॉर कमिंग लेट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब कोई भी खतरा मोल लेना, मतलब आग पानी सबसे होके जा रहे हो, टू ब्रेव एनी डेंजर, समझ गए। इसका मतलब टू ब्रेव एनी डेंजर, मतलब टू फेस एनी डेंजर ब्रेवली, मतलब किसी भी खतरे का बहादुरी से सामना करना, ये होता है गो थ्रू फायर एंड वाटर का मीनिंग। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब आग पानी होके, सबसे होके गुजरना, आग और पानी से होकर गुजरना, दैट इज गो थ्रू फायर एंड वाटर, कोई भी खतरा मोल लेना, टू ब्रेव एनी डेंजर। जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, सोल्जर लोग ऐसा करते हैं, सोल्जर्स गो थ्रू फायर एंड वाटर टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री, मतलब सोल्जर अपने देश की रक्षा करने के लिए किसी भी खतरे का सामना करते हैं, कोई भी खतरा मोल लेते हैं, ठीक। जैसे सच्चा दोस्त भी ऐसा होता है, ट्रू फ्रेंड विल गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर यू, मतलब जो एक सच्चा दोस्त होगा वो तुम्हारे लिए किसी भी मुश्किल का सामना करेगा। नेक्स्ट लिखा गो टू डॉग्स। कोई चीज़ कुत्ते को हम कब देते हैं, जब वो व्यर्थ हो जाता है, टू डिटीरियरेट, वो जब खराब हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, समझ गए ना, तब हम लोग वो चीज़ कुत्ते को दे देते हैं, ठीक। मतलब कोई चीज़ का बिगड़ जाना, खराब हो जाना, उसको हम लोग गो टू डॉग्स बोलेंगे, ठीक। सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे आफ्टर मिस मैनेजमेंट द कंपनी वेंट टू डॉग्स, मतलब कि मिस मैनेजमेंट के बाद कंपनी क्या हो गई भाई, कंपनी बर्बाद हो गई, मिस मैनेजमेंट के कारण कंपनी बर्बाद हो गई, समझ गए। गो टू रैक एंड र्यून। गो टू रैक एंड र्यून का क्या मतलब होता है, ठीक। देखो ये जो र्यून वर्ड है ना, ये बर्बादी को शो करता है, र्यून का मतलब डिस्ट्रक्शन भी होता है, ठीक। रैक का मतलब डीके के सेंस में होता है, कोई चीज़ का पतन होना, ठीक, विनाश होना, तो रैक एंड र्यून उसी से रिलेटेड है, इसका लिटरल मीनिंग में वही होता है, ठीक ना, बर्बादी, टूट फूट के सेंस में यूज़ होता है। तो गो टू रैक एंड र्यून का मतलब विनाश होना, ठीक ना, टू डीके और गेट डिस्ट्रॉयड,
ठीक, टू डीके और गेट डिस्ट्रॉयड, मतलब कोई चीज़ बर्बाद हो जाना या डिस्ट्रॉय हो जाना, नष्ट हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, गो टू रैक एंड जोन। तो आज यही रहने देते हैं, फिर इससे आगे हम लोग कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।